हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी के मैं स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं सेकेंड लेक्चर, वो भी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस में। आप सबको पता है कि मैं ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर ले चुका हूं नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस पर। चलिए देखते हैं इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे इस नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस में, वह है आयोनिक इंटरेक्शंस, और दूसरा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ाया था। आप सबको पता है, और आप सबको ये भी पता है कि टोटल 4 प्रकार के नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, दूसरा आपका आयनिक हो गया, तीसरा आपका हाइड्रोफोबिक हो गया, और चौथा जो होता है, जो फोर्थ नंबर है, वह है वैंडर वॉल इंटरैक्शंस। इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें आयोनिक इंटरेक्शंस की, हम बात करें, आपको पता होना चाहिए कि आयोनिक इंटरेक्शंस शॉर्ट डिस्टेंस में ही ऑपरेट होता है। अभी यही समझो, अभी बताऊंगा मैं कि आयोनिक इंटरेक्शन होता कैसे है, बनता कैसे है। तो आयोनिक इंटरेक्शन हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस में, इन दो आयंस के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस जब रहता है तब उसमें एक इंटरेक्शन होता है। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो दिमाग में रखना ही चाहिए, कल को पेपर में आ सकता है, वह है कि आयोनिक इंटरेक्शंस जब लेस पोलर इन्वायरमेंट हो, मान लीजिए कोई भी आयनिक इंटरेक्शन हो रहा है, उसके चारों तरफ लेस पोलर इन्वायरमेंट है, तो वह आयनिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, अभी मैं बता देता हूं। देखो, इस बात को बताने से पहले अब ये समझते हैं कितने टाइप्स का होता है ये आयनिक इंटरेक्शन। देखो, एक होता है आयनिक अट्रैक्शंस, दूसरा होता है आयनिक रिपल्शंस। ठीक है। चलिए, इस आयनिक अट्रैक्शंस को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ देखिए अट्रैक्शंस है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आयनिक अट्रैक्शंस में क्या होता है, मान लो ये अट्रैक्शंस है, तो अट्रैक्शंस में क्या होगा कि दो प्रकार का अपोजिट चार्ज्ड स्पीशीज वहां पाया जाएगा। मान लेते हैं, अगर हम प्रोटीन के केस में बात करें, तो लाइसिन के केस में क्या होता है, उसके साइड चेन पर क्या होगा, NH3 प्लस एक चार्ज आयंस होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ग्लूटामिक एसिड। आपको पता है कि ग्लूटामिक एसिड के साइड चेन पे क्या होता है, COO माइनस, यानी कार्बोक्सिलेट आयंस होता है, और लाइसिन में क्या है, एमीन आयंस है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और आप सभी को पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमेशा आपस में अट्रैक्ट करता है। तो इनके ये चार्ज और ये चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो इनके अट्रैक्शंस की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, आयोनिक अट्रैक्शंस आ जाता है। तो आपने क्या समझा कि आयोनिक अट्रैक्शंस के लिए क्या कंडीशंस है। कंडीशन ये होना चाहिए कि इनके पास एक चार्ज्ड स्पीशीज, उस पर चार्ज होना चाहिए, और वह अपोजिटिवली चार्ज स्पीशीज होना चाहिए, यानी कटायंस एंड अनायंस के बीच में होता है। अब मैंने एक शब्द यूज किया, कटायंस। तो पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कटायंस, और नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो वह कटायन बनता है। ठीक है। और कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो क्या बनेगा, अनायन बनेगा। बहुत बेसिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर हो गया। ये आपका रहा आयनिक अट्रैक्शंस। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन में आपको पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड मिलेंगे और नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड मिलेंगे। जैसे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नजदीक आएंगे तो इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन होता है, उससे इनको स्टेबिलिटी मिलती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आयनिक रिपल्सन्स की बात करें, रिपल्सन्स मतलब एक दूसरे के ऊपर धकेल रहा है, धकेलना है, फेंकना, अलग भेज रहा है उनको, रिपल्सन्स। याद रखिएगा, ये रिपल्सन्स कब होता है, ये रिपल्सन हमेशा बिटवीन
सिमिलर चार्ज पार्टिकल, बिटवीन सिमिलर चार्जेस। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एक तो एमीन हो जाएगा, एमीन प्लस और एमीन प्लस, इसके बीच में आपका आयन रिपल्सन हो सकता है। कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन के बीच में रिपल्सन हो सकता है, यानी सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हो या नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हो। क्लियर हो गया? आई बात समझ में कि आयनिक इंट्रैक्शन क्या होता है। और ये जो आयनिक अट्रैक्शन होता है ना, इसी के बीच में बनता है एक बॉन्ड, उसका नाम है आयनिक बॉन्ड, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम हो तब आयनिक इंट्रैक्शन काफी स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, बस एक शॉर्ट में समझो कि मान लेते हैं कि यहाँ NH3+ है, ठीक है, और यहाँ पर CO- है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। और आप सबको पता है कि अगर इन आयनिक चार्ज्ड स्पीशीज को पोलर सॉल्वेंट में डाल दो तो वहां तो पोलैरिटी है सॉल्वेंट में, तो पोलैरिटी की वजह से वहां पर भी आपको एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल तौर पर लेता हूँ वाटर, ठीक, क्या लिया हमने? वाटर लिया। अगर इस चार्ज स्पीशीज को पानी में रख दो क्या होगा? इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस आया है, इस पर भी डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा माइनस, ये ऑक्सीजन इस एमिन के साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन करना शुरू करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्शन करेगा। इस तरीके से क्या होता है कि ये पोलर सॉल्वेंट करेगा क्या? इस आयनिक, ये जो आयनिक इंटरेक्शन है इन चार्ज पार्टिकल के बीच में, इस इंटरेक्शन को तोड़ देगा और ये एक नया इंटरेक्शन इनके साथ बनाता है। ये ओल्ड इंटरेक्शन है और ये न्यू है, तो ओल्ड टूटेगा इनके बीच में और नया इंटरेक्शन बन जाता है। इससे क्या होगा कि बायोमोलिक्यूल्स में आयनिक इंटरेक्शन बनेगा ही नहीं अगर पोलर चार्ज मॉलिक्यूल, अगर पोलर इन्वायरमेंट वहां पर आ गया तो। इसलिए नॉन पोलर इन्वायरमेंट में आयनिक इंटरेक्शन काफी स्टेबल होता है। यही बताना मैं चाह रहा था। आशा करता हूं इस बात को समझ गए हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन CSI में पूछा गया है, अभी आपसे बनवाएंगे। ठीक, क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक, नाम से स्पष्ट, हाइड्रो मतलब वाटर, अब फोबिक मतलब फोबिया, फियर, डर, यानी ऐसे पार्टिकल्स को पानी से डर लगता है। अगर ऐसे चीजों को पानी में डाल दो तो ये पानी से भागता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं हमेशा कि जो भी आपका नॉन पोलर रीजन होता है किसी मॉलिक्यूल्स में, हमेशा मॉलिक्यूल्स के नॉन पोलर रीजन्स के बीच में आपका क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। ठीक हो गया? ठीक है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया, आपको समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस किस कंडीशंस में अराइज होता है? ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है, आज ये कंफ्यूजन में दूर करना। देखो, ये आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करेंगे, इसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं होता है। तब किसकी वजह से होता है समझो। होता क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपका आइसोल्यूसिन है, ये आपका फिनाइल है, फिनाइल है, ठीक है। होता क्या समझो, जब आप नॉन पोलर स्पीशीज को, स्पीशीज के चारों तरफ क्या करो? पानी डालो। ध्यान से सुनना, मजा आएगा तुमको, ध्यान से सुनिएगा, सबको मजा आएगा। पानी डाल दो, यानी नॉन पोलर को आपने पानी में डाल दिया, ठीक है। पानी क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। पोलर क्या करता है? पोलर से इंटरेक्ट करेगा। लेकिन नॉन पोलर है ना, ये क्या है? नॉन पोलर, ये पानी से दूर भागेगा, ठीक है। जब ये पानी से दूर भागेगा, आप कोशिश करेगा पानी से भागता रहे, तो क्या करेगा? तब उस दशा में क्या होता है, ये नॉन पोलर इंटरेक्शंस पानी से दूर भागने के चक्कर में ये नॉन पोलर आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये आपस में एग्रीगेट कर लेते हैं। आपस में क्या होता है? एग्रीगेट हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इसी की वजह से आपका नॉन पोलर, इसी की वजह से आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जन्म लेता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने के लिए क्या जरूरत है? वहां पोलर इन्वायरमेंट हो, तभी इंटरेक्शंस एराइज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि पोलर इन्वायरमेंट में आते ही
ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एराइज होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जब पोलर सॉल्वेंट में ये नॉन पोलर को डालोगे, नॉन पोलर क्या करता है, आपस में एग्रीगेट करेगा और कोशिश करेगा कि इनके चारों तरफ ये जो पानी का लेयर है ना, इस लेयर को तोड़ दिया जाए, यानी वाटर का ऑर्डरनेस को तोड़ दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए। क्योंकि जब आप वाटर के ऑर्डरनेस को तोड़ोगे, यानी पानी जितना ज्यादा रैंडमली घूमेगा, उससे एक चीज क्या होता है कि डेल एस इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एंट्रोपी हाई हो जाएगा। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है किसी भी प्रोसेस में, तो वह प्रोसेस हमेशा फेवरेबल होता है। यही काम होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में कि एंट्रोपी हाई किया, एंथैल्पी को लो किया, इस चक्र में क्या होता है, आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी होगा नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव की वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस फेवरेबल हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है पोलर सॉलिड। जितनी पोलैरिटी बढ़ाओगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना स्टेबलाइज हो जाता है। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो बायोमोलिक्यूल वो कहाँ पाया जाता है, एक्वा सॉल्यूशन से पाया जाता है, और उस एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को कहां कहां इस्तेमाल करोगे, इसका उपयोगिता कहां है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आयनिक इंटरेक्शंस प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है, जहां भी जिस बायोमोलिक्यूल में भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, वहां पर आयनिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, ज्यादातर प्रोटीन के केस में होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहां कहां हो जाए देखो। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हमेशा उसी बायोमोलिक्यूल्स में होगा जो बायोमोलिक्यूल क्या है, एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक का मतलब होता है इसमें पोलर मॉइटी भी है प्लस नॉन पोलर मॉइटी भी है। यहां देखो, ये एक लिपिड दिखाया है, ये पोलर मॉइटी है। तो पोलर मॉइटी क्या होगा, पोलर मॉइटी हमेशा वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, हमेशा पोलर सॉल्वेंट अटैच हो जाएगा। ये जो नॉन पोलर सो है, ये जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट जो दिख रहा है, ये क्या होगा, आपस में एग्रीगेट हो जाएगा, और यहीं पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का जन्म होता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जितने भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो बाबू, जितने भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से आता है, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए एग्जांपल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। लिपिड के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, लिपिड और प्रोटीन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, कहां होता है, मेम्ब्रेन्स में। जो आपका सेल मेम्ब्रेन्स है, और सेल मेम्ब्रेन का जो ये बाइलेयर्स होता है, बाइलेयर क्या होता है, ये आपका लिपिड का बाइलेयर हो गया। अब बीच में जगह जगह क्या है, प्रोटीन्स है, वह प्रोटीन लिपिड के साथ इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये आपका एक सवाल भी, ये आपका एक जवाब भी हो गया। कभी कभी पेपर में पूछ देते हैं कि ये मेम्ब्रेन लिपिड में प्रोटीन लिपिड से इंटरेक्शन करता है, किस इंटरेक्शन के साथ, वह करता है हाइड्रोफोबिक के साथ, याद रखिए। उसके अलावा नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो कि आपका प्रोटीन्स में होता है, उनके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, याद रखिएगा। लास्ट में मैंने नोट में लिखा है कि 3D स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करना हो, तो 3D स्ट्रक्चर हमेशा डिटरमाइन होता है उसके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से। कि किसी भी आपका बायोमोलिक्यूल्स में अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, तो उसका 3D स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये दिमाग में हमेशा रखना, जब भी आपसे पूछे कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स का पोलर सॉल्वेंट में किसके द्वारा ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है, वह होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, यहां तक तो समझ में आइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई परेशानी किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लेक्चर का थ्योरी यही समाप्त होता है। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर से पेपर से क्वेश्चन उठाया, उसको बनाऊंगा आपके सामने। यह रहा पहला क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता गया है, इसमें कौन सा इंटरेक्शंस मेजर रोल प्ले करता है बीडीएनए को एस्टेबलाइज करने के लिए। आपको पता है, आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ बनाते जाइए, अपना आंसर चेक करते जाइएगा, जरूरी है। बीडीएनए क्या है, नेचुरली अकरिंग डीएनए है, नेचुरली अकरिंग डीएनए, जो हमारे ह्यूमन
जो हमारे सेल्स में पाया जाता है, और ये हमेशा एक्वा सॉल्वेंट में होगा BDNA आपका। तो वहां क्या होगा, जो मेजर रोल प्ले होता है हाइड्रोफोबिक, जो मेजर रोल प्ले होता है BDNA को स्टेबलाइज करने के लिए एक्वा सॉल्यूशन में, वो आता है हमेशा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है। ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शंस बी इज मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई मेजर रोल पूछा है इसके स्टेबलाइजेशन में, हमेशा हाइड्रोफोबिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल प्ले करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें रोल प्ले करता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के लिए। वैन डर वाल्स का थोड़ा बहुत प्ले है, आयनिक भी थोड़ा बहुत प्ले करता है, बट हाइड्रोफोबिक सबसे ज्यादा प्ले करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपने बना लिया होगा, अपना आंसर चेक करते जाइएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल है अगेन CSIR से पूछा गया है। ये 2019 का सवाल नहीं है, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, ये 2019 का सवाल नहीं है, ये सवाल कभी 2012-13 में पूछा था। सवाल ये है कि मोलर स्केल पर इसमें कौन सा इंटरेक्शंस, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नॉन पोलर इन्वायरमेंट में कौन सा इंटरेक्शन का कंट्रीब्यूशंस बायोमोलिक्यूल में सबसे ज्यादा देखा गया है। नॉन पोलर इंटरेक्शन, माइंड यू वैन डर वाल्स पढ़ाया नहीं है, बट जान लो कि वैन डर वाल्स हमेशा नॉन पोलर इंटरेक्शंस होता है, नॉन पोलर इन्वायरमेंट दिखाता है, बट उसका उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऑप्शन 1 इसका इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड का भी उतना ज्यादा रोल प्ले दिखाई नहीं देता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये भी गलत है। तीसरा है सॉल्ट ब्रिज, चौथा हाइड्रोफोबिक। मैंने बता रखा है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पोलर सॉल्वेंट में अपना सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए चूंकि दिया नॉन पोलर, ऑप्शन 4 इसी का इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 बच्चा सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज कुछ और नहीं है, इसका दूसरा नाम होता है आयोनिक इंटरैक्शंस। क्या होता है, आयोनिक इंटरैक्शंस को ही सॉल्ट ब्रिज कहते हैं प्रोटीन की भाषा में। ये सॉल्ट ब्रिज यानी आयोनिक इंटरैक्शन आपको बताया था क्या होता है, ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, मेजर रोल प्ले होता है। ये आपको मैं बता चुका हूं, इसका रोल यही होता है। आंसर क्या होगा, 3rd इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से मैं दे रहा हूं। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया है CSIR दिसंबर 2019 का सवाल है, और ये सवाल किस पर आधारित है, ये सवाल आधारित है लिपिड पर। मैंने लिपिड पर एक लेक्चर लिया था आपके साथ, और उसमें बताया था कि ABO ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, मैं पढ़ा चुका अपने लेक्चर में। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था, बड़ा मस्त सवाल है। चलिए बनाते हैं उसको। कॉलम X में ABO 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन दिया है। कॉलम B में कुछ पर्टिकुलर एंजाइम दिया है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इन पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को होने के लिए। चलिए इसमें से बताना है, क्वेश्चन दिया है कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। चलिए बनाते हैं। अगर ब्लड ग्रुप A की बात करें, आपको पता है कि A ब्लड ग्रुप हो, B हो, AB हो, O हो, फ्यूकोज ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो क्या करेगा, जो फ्यूकेज नामक कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, उस बेसिक स्ट्रक्चर में एस्फिंगोसिन का एक बेसिक स्ट्रक्चर गया। इस बेसिक स्ट्रक्चर पर जब फ्यूकोज को ऐड करोगे तो इससे आपका ब्लड ग्रुप बनता है। फ्यूकोज सब में पाया जाता है, A हो, B हो, AB हो, O सब में पाया जाता है, तो 1 तो सब में पाया जाएगा, A में 1 सही है। ब्लड ग्रुप A है, अगर ब्लड ग्रुप A होना है तो याद रखिएगा इस ब्लड ग्रुप A के लिए जो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट माइट्री रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वह है N-एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है, N-एसिटाइल गैलेक्टोज को ऐड करता है स्फिंगोसिन में, ये डिटर्मिनेंट है। A का पार्ट 2 भी सही है, तो ऑप्शन A सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सही बोल रहा है, ये पूछा है नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन B की बात करते हैं, B में अगेन 1 होगा, क्योंकि फ्यूकोज तो सब में है, B में 1 है। अब आपको याद होना चाहिए ब्लड ग्रुप B के लिए क्या जरूरत है, ब्लड ग्रुप B के लिए जरूरत है कि उसमें आपका गैलेक्टोज ट्रांसफर एंजाइम क्या करता है, गैलेक्टोज नाम के कार्बोहाइड्रेट को एस्फिंगोसिन पे जोड़ता है, क्योंकि गैलेक्टोज क्या है, ब्लड ग्रुप B का डिटर्मिनेंट है। तो B में क्या होगा, 3rd भी होगा, 3rd दिया है, ये भी ऑप्शन सही है, बट पूछा है नहीं सही है तो गलत काट दो। AB, अब AB क्या है, AB ब्लड ग्रुप दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा,
इसमें ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों का एंजाइम आ जाएगा। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, थर्ड भी सही हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन जो है, ये फोर्थ ऑप्शन, इसमें ब्लड ग्रुप ओ में सिर्फ 1 होना चाहिए, 2 और 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 क्या है, ब्लड ग्रुप ए और बी का डिटर्मिनेंट है। इसलिए ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट जवाब है, जो सही नहीं है, जो एक करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो गया। आशा करता हूं सारे ने सवाल को बना लिया होगा, अपना आंसर भी चेक कर लिया होगा, जो मैंने पढ़ाया था उसी के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ सारे लोग एंजॉय किए होंगे और अपना अपना क्वेश्चन बना रहे होंगे और रिविजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि इसी महीने में शायद 19, 21, 26 नवंबर को पेपर है सीएसआर का। अब सिर्फ आप मॉक टेस्ट बनाएं, मॉक टेस्ट बनाएं, जहां आपकी गलती हो रही है उस गलती को पकड़ करके उस पर्टिकुलर चीज को चैप्टर से जाकर पढ़िए। अब समय नहीं रहा किताब बैठ के पढ़ते रहे, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं बने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का थ्योरी खोल के बैठ के पढ़ लीजिए। इस तरह करेंगे आपका पेपर निकालने का संभावना जरूर होगा। ठीक है, इसी के साथ अलविदा करता हूँ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और मेहनत करना और सीएसआई का पेपर को फोड़ देना, क्रैक करके निकालना। ठीक है, चलो बाय।